हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो काफ़ी नीश सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो टॉप 4 प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो 75% का मार्केट होल्ड करते हैं। और बेसिकली अगर आप ये कंपनी के बारे में जानने की मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जब ये आईपीओ में आए थे ये कंपनी, तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज जब आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करती है तो उनका कुछ मोटिव होता है। एक मोटिव ये हो सकता है कि आपको एक्सपांशन करना है, उसके लिए आप पैसे रेज कर रहे हो। एक होता है कि भाई डेट रिडक्शन करना है हमें। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक कंपनी का मोटिव नहीं था। कंपनी जस्ट फाइल्ड एन आईपीओ टू गेन विजिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और रेवेन्यूज़ वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज इस बिजनेस एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं ब्लू जेट। ब्लू जेट एक फार्मा सेक्टर के अंदर ही बिलोंग करता है। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले, जिसमें हम केस स्टडीज़ में हम यहाँ पर फंडामेंटल एंड बिजनेस में जो कंपनी का प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स में, वो भी समझेंगे। ऑल्सो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वैल्यूएशन पार्ट एंड टेक्निकल पार्ट। टुवर्ड्स द एंड मैं आपको रिस्क पैरामीटर भी बता दूंगा कि इस बिजनेस में कौन से रिस्क है। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरा नाम अजीम है, आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट एंड एट 360 इन्वेस्टिंग हम डीप डाइव रिसर्च करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक, एंड ऑल्सो वी कम अप विथ फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क्स। तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस आउट द नेक्स्ट वन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्लू जेट फार्मा सेक्टर के अंदर बिलोंग करती है। लास्ट वीक हमने फार्मा सेक्टर के ऊपर एक डिटेल सेक्टर एनालिसिस बनाया था, जिसमें मैंने अलग अलग जो वैल्यू चेन है उसमें अलग अलग जो पार्ट्स है वैल्यू चेन के, उसको भी डिस्कस किया। कौन सी कंपनी वो कैटेगरी में बिलोंग करती है वो भी मैंने आपको बताया। इस वीडियो के बाद अगर आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिन्होंने देखा है, वहाँ पर मैंने ब्लू जेट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज मैंने बोला था कि कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं न्यूली, मतलब नए सेगमेंट्स को कैटर कर रही है। अब जैसे कि मैं आपको एक और सेगमेंट बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा फार्मा में केमिकल्स होते हैं, राइट। वो केमिकल्स कोई और बनाता है, फिर वो एपीआई के जो सोल्यूशंस है, फॉर्मुलेशंस है, वो कोई और बनाता है। फिर वो फॉर्मुलेशंस के अलावा एक सीडीएमओ कंपनी होती है, सीडीएमओ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अलग अलग कंपनीज़ के लिए। और डोमेस्टिक फार्मा हो गए और यूएस फॉर्मुलेटर्स हो गए, जो कंपनी नाम ब्रांड के थ्रू मल्टीपल लोगों को, एंड कंज्यूमर्स को दवाइयाँ बेचती है, राइट। इन सभी चीज़ों में बीच में आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम स्कैन्स कराते हैं, जैसे अगर एक्सरे, हड्डी में कुछ हो गया तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करो, राइट। फिर एमआरआई होते हैं, फिर सोनोग्राफीज वगैरह होती है, जिसमें आपके कुछ रेज होते हैं, राइट, जो अपने बॉडी के टिश्यू के अंदर जाती है और हमें एक इमेज प्रिंट करके देती है, जिसके थ्रू हम एनालाइज कर पाते हैं कि एक्चुअल में बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो ये जो आपके रेज होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, इमेजिंग एजेंट्स, जिसके थ्रू हमें क्लैरिटी मिलती है और एक्सरे की रिपोर्ट्स या फिर आपके एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स अच्छी आती है। इनके कंपोनेंट्स, इनके इक्विपमेंट्स वगैरह हमें कहीं तो इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, या तो हम कुछ कंपनीज़ें जो बना रही है तो वहाँ पर ऑपरेट करता है ब्लू जेट। अब ब्लू जेट अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे तो इनके और भी 2 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह होता है, यह आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। और इसीलिए शायद से इस कंपनी को मेड टेक भी बोला जाता है, मतलब क्योंकि ये मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। दूसरी चीज़ जो आपकी होती है, कंपनी हाई इंटेंसिटी स्वीटनेस बना रही है। अब स्वीटनेस मतलब क्या, आपको याद होगा बचपन में, मतलब या अभी भी अगर आप देखोगे, बहुत सारे जन आपको मना करेंगे कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, या फिर माज़ा वगैरह, बाकी जो भी दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो ना पियो, इसको अवॉइड करो क्योंकि इसमें शुगर है। अब शुगर क्या है, वो स्वीटनर्स है, बिकॉज दैट इज़ साकरीन। तो साकरीन भी ये कंपनी बना रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली कंपनी का जो एफएमसीजी कंपनीज़ में या फिर आपके फार्मा में भी, इनफैक्ट जो टेस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है साकरीन वगैरह, वो कंपनी यूज़ हो रही है। और ओरल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। जैसे आप ओरल केयर्स में अगर आप टूथपेस्ट वगैरह भी यूज़ करते हो, उसमें मिठास होती है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं, उसमें हमें टेस्ट चाहिए होता है,
तो ये सब कंपनी से जो उसमें साकरीन बनती है वो भी कंपनी बना रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने फार्मा सेक्टर की वैल्यू चेन में देखी थी, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट्स एंड एपीआईज। तो यहाँ पर फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआईज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कंपनी का ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन है। और ये कौन सी थेरेपीज कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे क्रॉनिक कार्डियोवास्कुलर CVS, राइट, एंड योर CNS विच इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये इन तरीके की जो आपकी थेरेपीज़ होती है उसमें APIs और इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली ब्लू जेट का ये मोटा मोटी प्रोडक्ट कैटेगरी है, यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसमें जो नीश सेगमेंट है वो क्या है, दैट इज़ योर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बिकॉज नॉट मैनी प्लेयर्स आर प्रेजेंट ओवर ईयर। और इनफैक्ट एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे 70% अप्रॉक्सीमेटली जो है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से आता है, ऑलमोस्ट 67 to 70%। और टॉप 4 प्लेयर्स जो है दैट अकाउंट्स फॉर 75% ग्लोबल मार्केट शेयर, जो इनके टॉप 4 प्लेयर यहाँ पर हैं। इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे ना तो इनके जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, टॉप 3 ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ पर 24-25 ईयर्स का इनका रिलेशनशिप है वो बड़े बड़े जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आता है कि एंट्री बैरियर स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई भी कंपनी उठ के आके यहाँ पर एंटर कर जाएगी और पूरा का पूरा मार्केट शेयर ग्रैब कर लेगी। इसको होने में हो सकता है टाइम लगे। हाँ, कॉम्पिटिटर एंटर कर सकता है जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन इतना हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाना, उसको बनाना, उसके लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक क्लियर कॉम्पिटिटिव एज हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल में दिख रहा है। दूसरा सेगमेंट में आप देखोगे हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स में 18% का रेवेन्यू है और तीसरे में आपका 13% का रेवेन्यू। अब एक चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि पहले जो API और इंटरमीडिएट्स वाला सेगमेंट है इनका, वो सिर्फ 7% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो 7% से जंप करके अब 13% पे पहुँच गया है। तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने मिला ये सेगमेंट में काफ़ी फास्ट। अगर आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक जो मार्केट का टैम होता है अगर आप वो देखोगे तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि $220 मिलियन तक भी ये पहुंच सकता है बाय 2032, राइट। और करंटली ये स्टैंड कर रहा है अभी फ़िलहाल 147 मिलियन डॉलर्स के आसपास का स्टैंडिंग है इसका। इनफैक्ट अभी ये जो पूरा मार्केट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो 7% के आसपास ग्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट कि जहाँ पर वो गाइडेंस दे रहे हैं कि 15-20% के आसपास की उनकी बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर अभी रिपोर्ट में देखोगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10% CAGR, जो इनका 10% CAGR का रेवेन्यू परफॉर्मेंस है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे जब हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स में आप देख रहे हो तो 9% का CAGR का रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पर। और एक तीसरा जो इनका प्रोडक्ट कैटेगरी है दैट इज़ योर API। सो API और इंटरमीडिएट्स में आप देखोगे 31% का ग्रोथ है। जैसे मैंने आपको बोला रिसेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार फाइनेंशियल्स में भी और परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है फॉर द ईयर, तो अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12.8% मतलब 13% के आसपास का रेवेन्यू है इनका। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप एबिटा प्रोफाइल में देखोगे तो एबिटा मार्जिन्स ड्यू टू सर्टन हेडविंड्स यहाँ पर ऑलरेडी नीचे गिरते जा रहे हैं। अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि 41% से 32%, 30% के आसपास आपका एबिटा मार्जिन्स आ गया। आपका जो पैट मार्जिन्स है दैट इज़ क्लोज टू 24-25%। तो ये बेसिकली 27% था, ये भी थोड़ा सा गिरा है, स्लाइड हुआ है। सो ब्लू जेट को अभी हम यहाँ पर स्क्रीनर पे अगर आप देखोगे ना यू विल सी 8,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी 30% ROCE जनरेट कर पा रही है, मतलब कैश फ्लो इजीली जनरेट कर पा रही है कंपनी। कोई मेजर डेट नहीं है कंपनी में, डेट फ्री कंपनी है, हमने पहले ही बात की। और फर्स्ट टाइम कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, ये बार फर्स्ट टाइम डिविडेंड अनाउंस किया। इनफैक्ट कंपनी अपने प्रेजेंटेशंस और कॉन कॉल्स वगैरह भी रिलीज़ कर रही है। तो मैनेजमेंट तो काफ़ी मुझे मतलब ठीक लग रहा है। बट देन यहाँ पर क्योंकि इनका एक बिज़नेस जो है इनका लेगेसी बिज़नेस भी है, ये जो इनके चेयरमैन है और अभी जो उनके जो MD है उनका एक फैमिली बिजनेस अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30-40 ईयर्स से ज़्यादा है इनका। तो बेसिकली ये कंपनी और ये बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा किए हैं इन्होंने पास्ट में भी। यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशंस के हिसाब से यू विल सी दैट EPS इज़ ग्रोइंग। रिसेंट क्वार्टर में भी इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं और यहाँ पर पास्ट का डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बिकॉज IPO में रिसेंटली लिस्ट हुआ है कंपनी। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली परफॉर्मेंस में देखोगे तो वी कैन सी ओवर ईयर दैट द कंपनी हैज़ जनरेटेड 15% अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू ग्रोथ। सो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में देखोगे लास्ट ईयर 2023 में तो उसके कंपैरिजन में 15% का ग्रोथ आया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने पड़ेगा कि मार्जिन्स जो है
वो पहले स्लाइड होके 35%, 33% से गिर के 27% पे आ गए थे। लेकिन अब वापस से ये क्वार्टर में पिकअप हुआ है जहाँ पर 27% वाला मार्जिन फिर वापस बैक टू नॉर्मल 33% आ गया है। लेकिन अभी भी वाई ऑन वाई कंपैरिजन में 200 बेसिस पॉइंट से कम है। लेकिन दिस कैन बी स्टार्ट फॉर द रिकवरी, वी कैन एक्सपेक्ट दिस। और हम यहाँ पर अगर ईयरली परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, इट हैज़ बीन फ्लैट। अब अगर 3 साल का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो सेल्स आपका 13% पे ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आपका 7% पे ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर कोई मेजर हमें ग्रोथ देखने नहीं मिली है। बट अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो थोड़ा सा नीश सेगमेंट है यहाँ पर, क्योंकि मेजर ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर हमें जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए, और अगर ये इम्प्रोवाइज़ होता है तो आपका आरओसी भी आप और ज़्यादा देख पाओगे। जैसे पहले 50% था, अब गिर के 30% पे आ गया है, तो वी कैन अगेन सी मोर कैश फ्लोज हैपनिंग इन द बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। सो अब मैनेजमेंट में आप देखोगे ना तो बेसिकली यहाँ पर हम देख पाएंगे कंपनी ने 1000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली कुछ कैपेक्स भी अनाउंस किया है। इनफैक्ट अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरीज में बात करेंगे तो इन्होंने भी बोला कि फार्मा इंटरमीडिएट से इनको बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला, जहाँ पर ये 282% का ग्रोथ इनको फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में देखने मिला एज़ कम्पेयर टू ईयर लास्ट ईयर। इनफैक्ट यहाँ पर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स। तो काफ़ी इम्पोर्ट्स देखने मिल रहा है वहाँ से कंपटीशन में, और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये सेगमेंट में ग्रोथ दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर हेडविंड्स की अब बात करेंगे तो गुड्स इन ट्रांजिट इशूज़ ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो स्लो होते हुए दिख रही है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में, और इसीलिए इनका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था दैट वाज अंडर प्रेशर। यहाँ पर हमने देखा कि मार्जिन्स भी थोड़े से डिक्लाइन हुए और प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू वगैरह भी थोड़ी स्लो हुई है। लेकिन एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर, बट नाउ यहाँ पर टर्न अराउंड एक और जो हम यहाँ पर देख पाएंगे दैट इज ट्रांसक्रिप्ट में कंपनी ने दे आर गाइडिंग के सेकेंड हाफ कैन बी बेटर देन फर्स्ट हाफ बिकॉज सेल्स एंड एबिटा आर एक्सपेक्टेड टू बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ इन द सेकेंड। मतलब वो आने वाले सेकेंड हाफ में अगले तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में दे आर एक्सपेक्टिंग कि वापस से बैक टू नॉर्मल हो सकती है चीज़ें, और इसलिए हमने देखा कि सेकेंड क्वार्टर में ही मार्जिन्स भी अपटिक हुए, और इनफैक्ट थोड़े से ग्रोथ के जो हमने ग्रोथ भी देखा था वो भी पॉजिटिव आई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले 2 क्वार्टर में अगर वापस से पॉजिटिव 20% के आसपास का ग्रोथ आया तो थिंग्स कैन शेप अप बैक टू नॉर्मल, और यहाँ पर आपके ग्रोथ और आपके मार्जिन्स भी इम्प्रूवाइज होंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। मैनेजमेंट ऑल्सो सेइंग द सेम। बट यहाँ पर एक चीज़ अब मुझे यहाँ पर लगती है, रिस्क पैरामीटर की हम बात करते हैं तो देखो, एक पहला रिस्क तो ये है कि मैनेजमेंट मार्जिन्स के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देना चाहती है और कोई लॉन्गर टर्म का गाइडेंस नहीं देना चाहती है। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव ले सकते हैं, ऑफकोर्स मतलब कैन बी नेगेटिव कि मैनेजमेंट क्यों गाइडेंस इतना क्लियर नहीं देना चाहती है। अब दूसरी चीज़ एक और ये होती है कि यहाँ पर है ना पॉलिसी के भी रिस्क होते हैं बिकॉज जैसे चाइना से अगर आप APIs डंपिंग होता है या फिर आपके जो बाकी केमिकल डंपिंग वगैरह होता है तो उसके भी पॉलिसीज़ है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। तो वो भी एक टाइप का रिस्क होता है। दूसरी चीज़ एक और तीसरा टाइप का रिस्क ये है इस बिज़नेस में कि ये बहुत यूरोप पे डिपेंडेंट है। मतलब 70% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है इस कंपनी को उसका, और वो रेवेन्यू जो है वो यूरोप जोन से आता है। तो यूरोपियन नेशंस का, यूरोप का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू ब्लू जेट। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे ना तो प्रमोटर का भी एक रिस्क है बिकॉज रिस्क तो नहीं बोल सकते बट इट्स टू कॉन्सेंट्रेटेड। नॉर्मली हम क्या देखते हैं 50% 60% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग होता है, सो हम कंसिडर करते हैं अच्छा है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा माल कॉर्नर किया हुआ है, 86% आपका प्रमोटर के पास में, और FIS DIS का पावर मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो बहुत लो है। तो कभी स्टेक डाइल्यूशन आगे होता है तो यू माइट फिगर सर्टन वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक, और ये मतलब मैंने आपको बता दिया। अब एक और रिस्क जो आपको पता होना चाहिए दैट इज फ्यू प्लेयर्स आर नाउ एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस कैटेगरी सच एज डीवीज लैब ऑलरेडी, मतलब एक सिप्ला वगैरह भी है इसके अंदर थोड़ा, बट JB केमिकल्स वगैरह दे माइट एंटर इन दिस। बट नॉर्मली अभी भी हैंड्स डाउन मेजरली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का अभी तक का अपर हैंड रहा है
एंड मैं फिर से शायद से बोलूँगा, एज पर माई एनालिसिस नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। इस चीज़ को टाइम लगेगा, अगर कोई नई कंपनी यहाँ पर एंटर कर जाती है तो इस चीज़ को टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात जो कंपनी का जो एक कंपेटिटिव एज है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं वैल्यूएशंस पार्ट पे एंड ऑल्सो विल लुक एट द टेक्निकल पैरामीटर। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो 49 का पी चल रहा है, ईवी बाय एबिटा आपका 33 के आसपास चल रहा है, और फ्री कैश फ्लोज कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली 82 करोड़ हैं, दैट इज़ ऑन द बैलेंस शीट। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी मुझे डिसेंट लग रही है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा चीप है, बट डिसेंट लग रही है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी होता है कि 6-8 महीने के बाद में जो आपका प्री IPO वाला स्टॉक है वो मैच्योर हो जाता है, तो वो बेचने के लिए वहाँ पर भी लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट इंडिविजुअली आपको खुद समझना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ टेक्निकल पार्ट पे। सो कमिंग ऑन टू टेक्निकल पार्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन मुझे दिखता है जहाँ पर एक 450 से लेके 460 के आसपास का जो जोन है, ये एक बाइंग जोन, ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने काफ़ी बार यही लेवल पे आपका 430 के आसपास का आपका पीक्स बनाया था। तो जब वो पीक ब्रेकआउट होके ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो एक पोलैरिटी जोन हो जाता है। तो डिमांड जोन प्लस पोलैरिटी जोन मेक्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आउटलुक देना नहीं चाहता हूँ बिकॉज मैनेजमेंट खुद नहीं देना चाहती है, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि हमें लगता है कि ये जोन जब तक इंटैक्ट रहता है तो प्राइस आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है प्राइस में। अब हम जब ऊपर के साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर 470, 570, 560 हमें क्लियरली ऑन चार्ट्स दिखता है, लेकिन उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है 640, 670 कैन बी आइडियल जोन। आने वाले टाइम में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो स्टॉक माइट रीच आउट ओवर दैट लेवल्स। सो ये मेरा एक मीडियम टर्म आउटलुक था ब्लू जेट पे। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट दिस इज नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक केस स्टडी दे रहे हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक ट्रेंड मालूम पड़े, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है, और टेक्निकल ट्रेंड के लिए मैंने आपको चार्ट्स पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दी है। सो इन शॉर्ट एक केस स्टडीज़ में जितनी भी चीज़ें होना चाहिए वो मैंने रिस्क के साथ साथ सारी चीज़ें आपको बता दी। इट्स नाउ अप टू यू, आपको खुद भी इंडिपेंडेंटली इसको स्टडी आप कर सकते हो एंड वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो आने वाले टाइम में ऐसे ही अगर आपको और डिटेल एनालिसिस जानने में इंटरेस्ट है तो 360 इन्वेस्टिंग को आप फॉलो कर दीजिए। अभी तक वीडियो देख लिया तो हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा, और कुछ सजेशंस रहेंगे तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना ना भूलिए बिकॉज दैट्स अ विन एंड विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी एंड वी विल बी हैप्पी। सो आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेमवर्क, केस स्टडीज़, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी 360 इन्वेस्टिंग में। तो जुड़ जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग। थैंक यू।